हेलो बच्चों, मेरा नाम है देवाशीष शर्मा फ्रॉम एससी करियर एकेडमी। आज बच्चे क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 करंट इलेक्ट्रिसिटी का तीसरा लेक्चर लेके आपके सामने आए हैं। हमने पिछले 2 लेक्चर्स में जो बातें की उसका अगर मैं रिव्यू लूं तो हमने चार्जेस की बात की, हमने इनकी प्रॉपर्टीज देखी, इनकी टाइप्स देखी, इनकी 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कंजर्वेशन और क्वांटाइजेशन पे बात की, हमने चार्जिंग के तरीके देखे और हमने करंट की बात की, हमने पोटेंशियल डिफरेंस या फिर इसे क्या बोलते हैं वोल्टेज, इसकी बात की। राइट, आज का टॉपिक और आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज जो आज लेक्चर करने वाले हैं, जो हम टॉपिक सीखने वाले हैं उसका नाम है रेजिस्टेंस टू द करंट। आज का हमारा इनफैक्ट आने वाले 1-2 लेक्चर्स और कंप्लीटली रेजिस्टेंस पे होने वाले हैं। करंट को मिलने वाली रोक, करंट को मिलने वाली ऑपोजिशन, उसे मैं बोल रहा हूं रेजिस्टेंस। नोट्स बनाना शुरू करें, हेडिंग डाल दें। आज का कंप्लीट लेक्चर और आने वाले 1 से 2 लेक्चर और होने वाले हैं टॉपिक रेजिस्टेंस, जिसे मैं कैपिटल आर से डिनोट करूंगा। यह है हमारा टॉपिक जिस पे चलने वाली है अच्छी खासी डिस्कशन। चलो ध्यान से समझना। मान लो मेरे पास कोई वायर है, मेरे पास कोई वायर है और इसमें से कोई करंट आई जा रहा है। मेरे पास एक वायर है जिसमें से कोई करंट को कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, सबको पता है। यूनिट क्या है? एम्पियर। इसकी भी हमने बात कर ली थी। मेरे पास एक वायर है जिसमें से कोई करंट जा रहा है। अब याद रखना, किसी भी बॉडी से जब करंट जाएगा, किसी भी बॉडी से जब करंट फ्लो करेगा तो वो बॉडी उस करंट को रोकने की कोशिश करती है। हर बॉडी अपने में से बहने वाले करंट को रोकने की कोशिश करती है, जिसको नाम दिया जाता है रेजिस्टेंस। तो एक पॉइंट लिखेंगे, whenever current flows through a body, it experiences an opposition। ऑपोजिशन का मतलब समझते हो? करंट बह रहा है, ऑपोजिशन का मतलब है उसे कुछ रुकावट फील होती है। मैं करंट एक बॉडी से निकलने की कोशिश कर रहा है, मान लो करंट यहां से गया, इससे जाने की कोशिश कर रहा है, इससे जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये बॉडी इसे रोकने की कोशिश करती है। इट एक्सपीरियंसेस एन ऑपोजिशन बाय द बॉडी, ऑपोजिशन बाय द बॉडी टू द फ्लो ऑफ करंट, टू द फ्लो। मेरी बॉडी इस करंट के फ्लो को रोकने की कोशिश करती है, कोशिश कर रही है रोकने की, विच इज नोन as resistance, which is known as resistance। इसे मैं डिनोट कर रहा हूं कैपिटल आर से। तो कैपिटल आर यानी रेजिस्टेंस क्या है? जब भी किसी बॉडी से करंट फ्लो करेगा, बॉडी उस करंट को रोकने की कोशिश करेगी, उस चीज को मैं बोल देता हूं रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बॉडी, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बॉडी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, हर बॉडी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस डेफिनेटली ऑफर करती है। आप बोलोगे सर कंडक्टर से तो करंट आराम से निकल जाता है, कंडक्टर्स भी रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, ध्यान से समझना। अगर मैं बात करूं कंडक्टर्स की और मैं बात करूं इंसुलेटर्स की, हमने लास्ट लेक्चर में भी इस पे बात की थी। इसको मैं एक और तरीके से डिफाइन करूंगा। कंडक्टर, दीज शो वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस टू द करंट, टू द फ्लो ऑफ करंट। मेरे एक कंडक्टर क्या कहलाएंगे? वो वाली सारी चीजें जो अपने में से बहने वाले करंट को बहुत कम रेजिस्टेंस देते हैं बट डेफिनेटली देते हैं। बहुत कम देंगे बट डेफिनेटली देंगे।
Insulators, these show very large resistance to the flow of current. इंसुलेटर्स बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस देंगे अपने में से करंट फ्लो होने को, तभी वो इंसुलेटर कह रहे हैं वो अपने में से करंट को फ्लो होने से बहुत ज्यादा रोक रहे हैं, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा दे रहे हैं। कंडक्टर्स बहुत कम दे रहे हैं। सर क्या ये पॉसिबल है कि कोई चीज बिल्कुल रेजिस्टेंस ना दे, करंट उसमें से आराम से निकल जाए, बिल्कुल ही आराम से, कोई रेजिस्टेंस ना मिले? थ्योरेटिकली पॉसिबल है और उन्हें बोल देते हैं सुपर कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टर्स, सुपर कंडक्टर्स बोला जाता है, इनकी रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है। दे ऑफर ऑलमोस्ट जीरो, यानी करंट कैन फ्लो, करंट कैन फ्लो अनअपोज्ड, कोई अपोजिशन नहीं है, कैन फ्लो अनअपोज्ड। करंट मेरा अनअपोज्ड निकल जाता है। किसमें? सुपर कंडक्टर्स में। थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। असल में कंडक्टर्स भी शो करेंगे, बट कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस विल बी वेरी स्मॉल। इंसुलेटर्स बहुत ज्यादा रोकेंगे करंट को, रेजिस्टेंस इज वेरी लार्ज। तो आई गेस रेजिस्टेंस का कंसेप्ट फिलहाल समझ आया होगा। रेजिस्टेंस क्या है? जब भी किसी बॉडी में से करंट फ्लो करेगा तो वो बॉडी उस करंट को रोकने की कोशिश करेगी, वो बॉडी उस करंट को रोकने की कोशिश करेगी, विच इज नोन एज रेजिस्टेंस। सेकेंड पॉइंट, इसकी यूनिट की बात करूं, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज ओम, OHM। इसको मैं ऐसे डिनोट करता हूं, इस सिंबल को याद रखेंगे, दिस सिंबल ऑफ ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट का नाम है ओम और जिसको डिनोट करने का सिंबल है ये। दिस इज द सिंबल टू डिनोट यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। पॉइंट नंबर 3, किसी भी वायर की, एनी वायर हैविंग रेजिस्टेंस, कोई भी वायर है उसमें रेजिस्टेंस है, उसे डिनोट करने का तरीका इज दिस। इस चीज से मैं रेजिस्टेंस को डिनोट करता हूं, दिस इज माय रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस को बताने का ना, इस सिंबल को क्यों यूज किया, इसका सिंबल का मतलब यह है कि अगर एक ऐसा रास्ता, अब खुद देखो, तुम्हें ऐसे रास्ते में चलने में आसानी मिलेगी या ऐसे उबड़ खाबड़ रास्ते में चलने में आसानी मिलेगी? अगर मैं ऐसे बना रहा हूं तो यहां रेजिस्टेंस में बोलूंगा ये जीरो है, आराम से निकल रहे हो। ये उबड़ खाबड़ रास्ता है, एक तरह से फ्रिक्शन ज्यादा होगी इस रास्ते में, यानी चलने में दिक्कत आएगी। इसी तरह करंट को मिलने वाली फ्रिक्शन इज रेजिस्टेंस और इसका सिंबल ये है, तो आप स्टार मार्क करके ये भी लिख लेंगे, इट इज फ्रिक्शन ऑफर्ड, फ्रिक्शन ऑफर्ड टू करंट। जब हम चलते हैं फ्रिक्शन ज्यादा है, चलने में दिक्कत। इसी तरह करंट किसी बॉडी से बह रहा है, उस बॉडी ने करंट को फ्रिक्शन ज्यादा दी, उसी का नाम एक तरीके से रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस इज ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, करंट को मिलने वाली ऑपोजिशन को नाम दिया रेजिस्टेंस। कंडक्टर रेजिस्टेंस वेरी स्मॉल, इंसुलेटर रेजिस्टेंस वेरी हाई, बहुत ज्यादा रोकने की कोशिश। सुपर कंडक्टर रेजिस्टेंस जीरो, सुपर कंडक्टर रेजिस्टेंस जीरो, आराम से करंट फ्लो करेगा। थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकली अभी तक तो नहीं देखा गया। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, 5 ओम, 10 ओम, 20 ओम, 50 ओम, जो मर्जी है। अगर किसी वायर में रेजिस्टेंस है उसे मैं ऐसे डिनोट करूंगा, जिगजैग लाइन से, और इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, इट इज द फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय, इट इज द फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय द बॉडी टू द फ्लो ऑफ करंट। तो आई गेस रेजिस्टेंस एज अ कंसेप्ट आपको समझ आएगा। धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, बहुत मजा आने वाला है। चलो आगे चलते हैं। मैं अगर ये रब करूं, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे लिखेंगे फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। रेजिस्टेंस यार किस चीज पे डिपेंड कर रही है, किस किस चीज पे डिपेंड कर रही है, ध्यान से देखेंगे।
फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। नंबर 1, ध्यान से समझना, मेरे पास 2 वायर्स हैं, मान लो एक वायर ये और एक वायर ये है। मेरे पास 2 वायर्स हैं, करंट ने जाना इधर से, इसके बीच में से होता हुआ यहां जाना है। सिमिलरली करंट ने यहां से जाना है, इसके बीच में से होते हुए इधर निकलना है। इमेजिन ये टनल है ना, इमेजिन एक टनल है, ये एक पतली टनल है, एक मोटी टनल है। एक टनल बहुत पतली है, एक टनल बहुत वाइड है। तुम किससे आसानी से निकल पाओगे? डेफिनेटली वो टनल जो बहुत चौड़ी है, तुम आसानी से निकल पाओगे। तो याद रखेंगे, जो मेरी रेजिस्टेंस है, सिमिलरली माय रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन, ये है मेरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर ये एरिया A1 है और ये एरिया A2 है, करंट कौन सी टनल से निकल पाएगा? आराम से यहां से आराम से निकल पाएगा। तो जितना एरिया बढ़ाओगे उतनी रेजिस्टेंस कम होगी, उतनी आसानी से करंट निकल पाएगा। तो मैं बोल रहा हूं रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मैं ऐसे लिख सकता हूं, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। दिस इज माय पॉइंट नंबर 1। सो इट डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन समझते हो? अगर मैं इसे काट दूं यहां से, तो ये जो चीज आएगी, अगर मान लो ये ऐसे था, मैंने काटा, ये जो चीज आई, दिस इज क्रॉस सेक्शन। करंट ऐसे जा रहा है, तो मैं इस एरिया की बात कर रहा हूं। जितना एरिया बड़ा होगा उतनी आसानी से करंट जाएगा। आसानी से जा रहा है मतलब रेजिस्टेंस कम। तो रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया बढ़ेगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, राइट। सेकंड, लेंथ पे भी डिपेंड कर रही है। अब मान लो दो वायर है, सेम एरिया है, बट एक लंबी है और एक छोटी है। कौन सी टनल से तुम गुजरना प्रेफर करोगे? जो छोटी है, डेफिनेटली आराम से निकल जाओगे। यहां इतनी लंबी टनल में जाना इज अ टीडियस जॉब, है ना। सिमिलरली जितनी ज्यादा लेंथ कंडक्टर में करंट जाएगा उतनी ज्यादा उसे रेजिस्टेंस मिलेगी। तो मैं बोलूंगा माय रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर, या फिर इसे लिख दूं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, दिस इज 2, दिस इज 2। यानी लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी, करंट को निकलने में मुश्किल आएगी। तो 2 फैक्टर्स हमने देखे, लेंथ और एरिया। एरिया जितना बड़ा उतना बेटर है करंट के लिए, आराम से निकलेगा। तो एरिया बढ़ेगा, रेजिस्टेंस घटेगी, करंट को मिलने वाली ऑपोजिशन घटेगी। लेंथ बढ़ेगी, रेजिस्टेंस उतनी बढ़ेगी, मतलब करंट मुश्किल से निकल पाएगा, ऑपोजिशन बढ़ जाएगी। तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर। जब मैं इन दोनों फैक्टर को कंबाइन करता हूं तो मुझे मिलता है R इज प्रोपोर्शनल टू L बाय A। यही बन जाएगा, ये बन जाएगा। इसको और इसको कंबाइन किया, और जब मैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाता हूं, याद रखना जब भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगा और इक्वालिटी आएगी, कांस्टेंट आता है। इस केस में R इज इक्वल टू रो L बाय A। सर अब ये रो क्या है? रो क्या है? देखो ना, रेजिस्टेंस लेंथ पे तो डिपेंड कर रही है, एरिया पे भी डिपेंड कर रही है। अब रेजिस्टेंस डिपेंड इस चीज पे भी कर रही है, तुमने किस चीज की वायर बनाई है, किस मटेरियल की वायर है, मटेरियल ऑफ वायर। तुमने किस मटेरियल की वायर बनाई है उस पर भी डिपेंड कर रहा है। हमें पता है जो घर के हमारे कनेक्शन होते हैं वायर्स, वो कॉपर के बने होते हैं, क्योंकि कॉपर की रेजिस्टेंस कंपैरेटिवली कम है। अगर मैं लोहे की वायर डाल देता तो उसे ज्यादा रेजिस्टेंस मिलती। तो रो को बोला जाता है रेजिस्टिविटी, एंड इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल ओनली। ये मटेरियल पे डिपेंड करेगी। मटेरियल पे डिपेंड करने का मतलब क्या? मान लो मैंने आयरन की वायर ली, आयरन की वायर ली, एक वायर ये है और एक वायर ये है। अगर मैं पूछूं इसकी मान लो रेजिस्टेंस है R1, इसकी रेजिस्टेंस R2, मैं बोलूंगा इसमें से क्या सही है, R1 ग्रेटर देन R2 या R2 ग्रेटर देन R1 या R2
इक्वल्स टू R1। कौन से वायर की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी? आप बोलोगे सर इसकी लेंथ ज्यादा है, जितनी ज्यादा लेंथ उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस, तो R2 ग्रेटर देन R1। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। बट मैं बोलूं इसकी रेजिस्टिविटी है ρ1, इसकी रेजिस्टिविटी है ρ2। अब याद रखना रेजिस्टिविटी सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करती है, दोनों ही आयरन से बनी हुई है, तो दोनों बराबर होंगी। याद रखना प्लीज, सिंस बोथ वायर्स आर ऑफ आयरन, दोनों वायर आयरन से बनी हुई है, तो दोनों की रेजिस्टिविटी सेम। रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करती है, मटेरियल सेम, रेजिस्टिविटी सेम। मैं 1 ग्राम आयरन लूं या 1000 केजी आयरन लूं, दोनों की रेजिस्टिविटी सेम होने वाली है, बिकॉज दोनों क्या है, दोनों है तो आयरन ही है। मटेरियल पे डिपेंड कर, जब तक मटेरियल सेम रेजिस्टिविटी सेम। अगर अब ऐसे बोल दूं एक वायर कॉपर की है, एक वायर आयरन की है, तो दोनों की रेजिस्टिविटी बदल जाएगी डेफिनेटली, क्योंकि दोनों के मटेरियल अलग अलग है। तो रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ओनली ऑन मटेरियल, मटेरियल सेम, रेजिस्टिविटी सेम। रेजिस्टेंस देखो ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रही है, लेंथ पे डिपेंड कर रही है, एरिया पे, तो मैं लिख लूंगा रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन जियोमेट्री। ज्योमेट्री से मेरा मतलब क्या है, लेंथ और एरिया। रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन ज्योमेट्री, वो तो मटेरियल पे डिपेंड कर रही है, मटेरियल सेम, रेजिस्टिविटी सेम। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन जियोमेट्री। मेरी रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ ज्योमेट्री, इट इज डिपेंडिंग ओनली ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल। सिर्फ मटेरियल के टाइप पे डिपेंड कर रही है। जब तक मटेरियल सेम, रेजिस्टिविटी सेम। जैसे मटेरियल बदला, रेजिस्टिविटी बदल गई। रेजिस्टेंस बदलनी है तो लेंथ खींच के बदल दो, लेंथ बड़ी कर दो, रेजिस्टेंस बदल गई। एरिया चौड़ा कर दो, पतला कर दो, रेजिस्टेंस बदल गया। बट जब तक मटेरियल सेम, रेजिस्टिविटी सेम। तो अगर मैं बोलूं मेरे पास 1 मीटर की वायर है, उसकी रेजिस्टिविटी रो है, मैंने उससे खींच के 2 मीटर का कर दिया, तो रेजिस्टिविटी क्या होगी? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वायर सेम मटेरियल की है। अब मैं उसे खींचूं, छोटा करूं, मोटा करूं, कुछ भी करूं, रेजिस्टिविटी विल रिमेन सेम। तो रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ मटेरियल। तो इस सारे झोल झाल को अगर मैं 3 लाइंस में लिखूं, 3 पॉइंट्स में लिखूं, अगर मैं इस सारी चीज को 3-4 पॉइंट्स में लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखेंगे। आई होप साफ साफ नोट्स आप बना रहे हो। चलो, सबसे पहले हमने देखा रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय ए। एक वायर जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया समझना, जहां से करंट एंटर कर रहा है वहां का एरिया, दिस इज माय क्रॉस सेक्शन एरिया ए, और लेंथ क्या है, एल, और जिस मटेरियल की बनी है उसकी रेजिस्टिविटी है रो, तो ये रेजिस्टेंस क्या ऑफर करेगी, रो एल बाय ए। फॉर एग्जाम्पल, चलो पहले लिख लेते सारी चीजें। रो है रेजिस्टिविटी, इट डिपेंड्स ओनली ऑन मटेरियल, इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल ओनली, इट डिपेंड्स अपॉन मटेरियल ओनली। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, ओम। सर रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी, अब देखो ना, मुझे पता है रेजिस्टेंस इज रो एल बाय ए। मैं रो को लिख सकता हूं आर इंटू ए बाय एल। आर की यूनिट है ओम, एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, लेंथ की होती है मीटर, ये मीटर कट गया तो ओम मीटर। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। प्लीज इसे याद रखेंगे, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। रेजिस्टेंस की यूनिट है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। कई बार ये 1 नंबर में सवाल बोर्ड्स में आता है, रेजिस्टिविटी की यूनिट डिराइव करके बताओ। तो मुझे पता है रेजिस्टेंस इज रो एल बाय ए, रो बोलते हैं इसे,
पढ़ते इसे रो, RHO, रो। पी नहीं है ये, स्मॉल पी नहीं है, इसे पढ़ते हैं रो। तो यूनिट क्या आ गई? ओम इंटू मीटर या फिर ओम मीटर। बात समझ में आ रही है बच्चे? इट डिपेंड्स ओनली ऑन मटीरियल, सिर्फ और सिर्फ मटीरियल पे डिपेंड कर रही है और किसी चीज में नहीं। रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन ज्योमेट्री, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन जियोमेट्री। रेजिस्टेंस डिपेंड कर रही है ज्योमेट्री पे, रेजिस्टिविटी डिपेंड कर रही है, रेजिस्टिविटी डिपेंड कर रही है सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पे, सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पे मेरी रेजिस्टिविटी डिपेंड कर रही है। कई बार बोलते हैं रेजिस्टिविटी को डिफाइन करो। अच्छा, मुझे पता है मेरी रेजिस्टिविटी है RA/L। मैं मान लेता हूं मेरी वायर की लेंथ है 1 मीटर और इसका ये वाला एरिया है 1 मीटर स्क्वायर। वैल्यू पुट करी, लेट लेंथ भी 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 मीटर स्क्वायर। तो रो क्या आ जाएगा? R 1/1, यानी रो इज इक्वल टू R। तो मैं डिफाइन कैसे करता हूं? माई रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। कब? व्हेन द लेंथ ऑफ वायर इज 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर। तो मैं क्या लिखूंगा? माई रेजिस्टिविटी यानी रो इज दैट रेजिस्टेंस, is the resistance offered by a wire। कैसी वायर? ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड एरिया 1 मीटर स्क्वायर। तो रेजिस्टिविटी क्या है? इट इज नथिंग, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ। डेफिनेशन लिखनी है तो मैंने मान लिया अगर मेरी वायर की लेंथ है 1 मीटर, एरिया है 1 मीटर स्क्वायर, तो मैं क्या बोलूंगा? रेजिस्टिविटी इज दैट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ लेंथ ऑफ वायर 1 मीटर जिसका एरिया है 1 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से डेफिनेशन लिखते थे। दिस इज डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी। Definition of resistivity, it is that resistance which is offered by a wire जिसका एरिया है 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ है 1 मीटर। बात समझ में आ रही है बच्चे? चलो, ये नटशेल में हो गया रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत डिटेल में हमने जाना है। एक आध कंसेप्ट मैं आपको बताता हूं। पहले कुछ सवाल करते हैं ना, कुछ सवाल करते हैं, फिर नए कंसेप्ट्स पे चलते हैं। कुछ सवाल करते हैं, फिर और कुछ कंसेप्ट्स पढ़ के देखेंगे, बहुत मजा आने वाला है। क्वेश्चन लिखते हैं। पहले बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ वायर ऑफ कॉपर हैविंग रेजिस्टिविटी 2 ohm meter, length 1 meter and area 2 मीटर स्क्वायर। मुझे बोल रहा है एक वायर है जिसकी लेंथ है 1 मीटर, एरिया है 2 मीटर स्क्वायर, दिस इज माय एरिया, और जिस मटेरियल से बनी है उसकी रेजिस्टिविटी है 2 ओम मीटर। तो मुझे रेजिस्टेंस पता है, इट इज रो L/A। रो मुझे पता है 2 गिवन है, लेंथ गिवन है 1, एरिया गिवन है 2, तो मुझे रेजिस्टेंस कितनी आ गई? 1 ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट इज 1 ओम, रेजिस्टेंस की यूनिट इज ओम, राइट? तो बहुत बेसिक चीज थी, आपको लेंथ गिवन थी, एरिया गिवन था, जिस मटेरियल की बनी है उसकी रेजिस्टिविटी गिवन थी, आपने रेजिस्टेंस निकाल दी। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत बेसिक सवाल। चलो सवाल नंबर 2, थोड़ा लेवल बढ़ा रहे हैं। बोल रहा है अ वायर हैज रेजिस्टेंस R if its length is doubled and
एरिया इज मेड 4 times, what will be the new resistance? What will be the new resistance? सोच के करना, खुद करने की कोशिश करना। चलो ध्यान से देखना, मुझे बोल रहा है एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस है R, मान लेते हैं इसकी लेंथ थी L, एरिया था A और रेजिस्टिविटी थी रो। बोल रहा है अब इस वायर की लेंथ बढ़ा दी, कितनी? डबल कर दी, यानी अब लेंथ कितनी हो गई है? 2 times L। बोल रहा है एरिया भी बढ़ा दिया, कितना कर दिया? बोल रहा है पुराने एरिया का 4 times, तो अब एरिया कितना हो गया है? 4A। बट मटेरियल सेम है तो इसकी भी रेजिस्टिविटी क्या होगी? रो। इसकी भी रेजिस्टिविटी रो होगी। मुझे बोल रहा है इसकी रेजिस्टेंस मान लेते हैं R डैश, ये क्या हो जाएगी? इसकी रेजिस्टेंस क्या निकल के आएगी? चलो देखते हैं। यहां पर जो रेजिस्टेंस थी वो क्या थी? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L बाय A। मटेरियल की रेजिस्टिविटी थी रो, लेंथ थी A, एरिया था R। यहां जो R डैश है वो क्या होगा? रेजिस्टिविटी है रो, लेंथ है 2L, एरिया है 4A। इस 2 से ये 4 कटा तो इट इज रो L बाय 2A। अब ये रो L बाय A ये तो R के बराबर है, यानी मैं लिख सकता हूं माई R डैश, इस रो L बाय A की जगह लिखा R और नीचे रह गया 2, यानी मेरी जो नई रेजिस्टेंस है वो पुरानी रेजिस्टेंस की आधी रह जाएगी। बात समझ में आई? पुरानी रेजिस्टेंस की आधी रह गई, पुरानी रेजिस्टेंस की आधी रह गई। बात समझ में आई? यहां पर सवाल में बोला गया कि लेंथ मैंने डबल कर दी, एरिया 4 टाइम्स कर दिया, नई रेजिस्टेंस बताओ। भाई पुरानी रेजिस्टेंस ये थी, नई रेजिस्टेंस में लेंथ कर दी 2 टाइम्स, एरिया कर दिया 4 टाइम्स, रो L बाय 2A। ये रो L बाय A क्या थी? पुरानी रेजिस्टेंस, उसका आधा रह गया मेरा, उसका आधा हो गया मेरा, राइट? चलो अब ना ऐसा ही सवाल ना थोड़ी लैंग्वेज बदल के आता है, उसको एज ए टॉपिक करेंगे। ऐसा ही सवाल लैंग्वेज बदल के आता है और उसमें फर्क देखना क्या है। यहां बोला जा रहा है कि मैंने लेंथ इतनी कर दी, एरिया इतना कर दिया, बट अगर कोई बोले, केस बना लेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, वायर इज स्ट्रेच्ड, वायर इज स्ट्रेच्ड, वायर को खींचा गया है। पहले मैंने बोला था लेंथ मैंने बढ़ा दी, एरिया भी बढ़ा दिया, बट अब नहीं बढ़ा, अब मैंने क्या किया? वायर को खींचा है, वायर स्ट्रेच। तो जब वायर स्ट्रेच होगी क्या होगा? लेंथ बढ़ेगी, डेफिनेटली लेंथ बढ़ेगी। वायर को जब मैं खींचूंगा तो उसकी लेंथ बढ़ेगी। और जब आप मान लो आपके पास ये ना क्ले है, क्ले की आपने वायर बनाई, जब उसे खींच रहे हो तो लेंथ बढ़ रही है और वो पतली होती जाएगी। जब लेंथ बढ़ रही है तो वो पतली भी होती जाएगी, यानी एरिया उसका अपने आप डिक्रीज होता जाएगा, राइट? जब ये वर्ड यूज किया ना, वायर इज स्ट्रेच्ड, तो आपने वायर को किया स्ट्रेच, तो डेफिनेटली वो लंबी हुई, तो लेंथ उसकी बढ़ गई और एरिया कम हो गया। देखो लेंथ भी बढ़ रही है यानी रेजिस्टेंस बढ़ेगी, एरिया भी कम हो रहा है यानी रेजिस्टेंस बढ़ेगी। दोनों फैक्टर बोल रहे हैं रेजिस्टेंस बढ़ेगी। याद रखेंगे, अगर मेरी इनिशियल रेजिस्टेंस, इफ माय इनिशियल रेजिस्टेंस वाज R और मेरी न्यू रेजिस्टेंस है, इसको प्रूव भी करेंगे, रुको, न्यू रेजिस्टेंस है R डैश, पहले रेजिस्टेंस थी R, मैंने उसे खींच दिया। खींचा कैसे? स्ट्रेच्ड टू n टाइम्स ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ। मान लो पहले लेंथ थी L, मैंने इसे खींच के कर दिया n टाइम्स L, n गुना खींच दिया। पहले लेंथ थी 1, मान लो पहले लेंथ थी 1 मीटर, मैंने इसे खींच दिया 10 मीटर का कर दिया, तो कितने गुना हो गया? 10 टाइम्स। तो मेरा n क्या आ जाएगा? 10। n का मतलब है पुरानी लेंथ बाई नई लेंथ। मेरा n क्या है? L बाय L डैश, यानी 10 बाय L डैश बाय L, तो L डैश बाय L 10 बाय 1 यानी 10, यानी मैंने इसे 10 गुना खींच दिया। इस n को निकालना पड़ता है आपको। तो याद रखेंगे मेरी नई रेजिस्टेंस R डैश विल बी n स्क्वायर टाइम्स पुरानी रेजिस्टेंस R। इस रिजल्ट को याद रखेंगे प्लीज। फॉर एग्जाम्पल मैं सवाल दूं,
a wire of length 2 meter has resistance 10 ohm. अब मैं वर्ड ये नहीं बोल रहा हूं मैंने वायर की लेंथ इतनी कर दी वो कर दी, मैं बोल रहा हूं खींचा. द वायर इज स्ट्रेच्ड, वायर इज स्ट्रेच्ड टू 8 मीटर. मैंने खींच के एक 2 मीटर की वायर को 8 मीटर का बना दिया. पहले वायर थी 2 मीटर, अब है 8 मीटर. व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस? व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस? पहले लेंथ थी 2, नई लेंथ है 8. तो मेरा n क्या आया? कितने गुना बढ़ गया? 4 गुना बढ़ गया. साफ दिख रहा है 2 से 8 4 गुना बढ़ गया. मेरा n क्या होता है? नई लेंथ बाय पुरानी लेंथ. कितना आ रहा है? 4. 4 टाइम्स बढ़ गया भाई लेंथ. तो मेरी नई रेजिस्टेंस शुड बी 4 का स्क्वायर इंटू पुरानी रेजिस्टेंस. मेरी नई रेजिस्टेंस इज n स्क्वायर इंटू पुरानी रेजिस्टेंस, यानी 16R. पुरानी रेजिस्टेंस क्या थी? 10 ओम. तो यानी 16 इंटू 10 यानी 160 ओम मेरी नई रेजिस्टेंस आ गई. ये कब होगा? जब बोला होगा वायर को खींच के लंबा किया है. मैंने वायर को खींच के जब लंबा किया है तब ऐसा होगा. जब भी वर्ड हुआ है स्ट्रेच, तो दोनों क्वेश्चन कंफ्यूजिंग हो जाते हैं. कई बार बच्चे गलत कर देते हैं. अगर सिर्फ बोला है द लेंथ इज इंक्रीज जितना, एरिया इज इंक्रीज जितना, यानी एक वायर थी एक नई वायर ले आए, उसकी लेंथ बड़ी थी, एरिया इतना था, ब्ला ब्ला ब्ला. बट अगर बोला उसी वायर को खींच के ऐसा किया है तो मैं ये रिजल्ट यूज करूंगा. सिमिलरली अगर मुझे बोल दिया है वायर इज कंप्रेस्ड, वायर इज कंप्रेस्ड, यानी अब कंप्रेस्ड किया तो क्या होगा? लेंथ छोटी होगी, लेंथ छोटी होगी, यानी इनिशियल लेंथ थी L, इनिशियल लेंथ थी L और फाइनल लेंथ मान लो, फाइनल लेंथ इज L डैश. इनिशियल लेंथ थी L, फाइनल लेंथ L डैश. अच्छा बड़ा क्या होगा? अगर कंप्रेस किया है तो बड़ी कौन सी लेंथ होगी? डेफिनेटली ये वाली लॉन्गर होगी, पहले बड़ी थी, एंड दिस वन इज शॉर्टर. ये वाली छोटी लेंथ है. यहां पर क्या था? लेंथ इंक्रीज हुई है, यहां पर लेंथ इंक्रीज की थी, यहां मैंने दबा के उस वायर को छोटा कर दिया. मैंने दबा के उस वायर को छोटा कर दिया. मान लो मैंने n टाइम्स छोटा कर दिया, n टाइम्स शॉर्टर. देखो ना, अब मैं किसी वायर को छोटा करूंगा तो उसकी लेंथ कम होगी और एरिया भी बढ़ेगा, मोटी भी तो हो जाएगी. अगर मैं इसे पिचकाना शुरू करूं तो ये मोटी भी होगी, यानी एरिया भी बढ़ रहा है, यानी रेजिस्टेंस घट रही है. लेंथ घट रही है यानी रेजिस्टेंस भी घट रही है. बात समझ में आई? लेंथ घटी तो रेजिस्टेंस घट गई, लेंथ बढ़ती तो रेजिस्टेंस बढ़ती, एरिया बढ़ा तो रेजिस्टेंस घट गई, यानी फाइनल रेजिस्टेंस कम होने वाली है. और याद रखना, माय फाइनल रेजिस्टेंस वुड बी इनिशियल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय n स्क्वायर. और यहां पर n क्या होगा? यहां पर n क्या होगा? अगेन यहां पर होगा पुरानी लेंथ बाय नई लेंथ. इसे याद रखना, पुरानी लेंथ बाय नई लेंथ. यहां n क्या था? नई लेंथ बाय पुरानी लेंथ. यहां n क्या है? पुरानी लेंथ बाय नई लेंथ. राइट? तो ये रिजल्ट याद रखने हैं. वायर को खींचा, रेजिस्टेंस बढ़ी. कितनी बड़ी? नई रेजिस्टेंस इज n स्क्वायर टाइम्स पुरानी रेजिस्टेंस. वायर को दबाया, रेजिस्टेंस घटेगी. माय नई रेजिस्टेंस इज पुरानी रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय n स्क्वायर. और n क्या है? कितने टाइम्स लेंथ कम होगी है. n इज ओल्ड लेंथ डिवाइडेड बाय न्यू लेंथ. यहां n क्या था? न्यू लेंथ डिवाइडेड बाय पुरानी लेंथ. न्यू लेंथ बड़ी थी, पुरानी लेंथ छोटी थी. पुरानी लेंथ बड़ी थी, न्यू लेंथ छोटी थी. बात समझ में आ रही है? अभी रेजिस्टेंस हमारा 1-2 लेक्चर और आगे चलेगा. अभी हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस. बहुत सारी वायर एक के बाद एक लगा दी, बहुत सारे तरीकों से लगाई, तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा वो भी देखेंगे. टेम्परेचर का रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे क्या कोई फर्क पड़ता है वो भी देखेंगे. ये सारी चीजें करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे. तब तक के लिए नोट्स बनाते रहें, पढ़ते रहें. जय हिंद.